दो भाई दोनों दवाई, कंपनी बनाई और पहले दिन से ही कमाई। 8 महीने में 100 करोड़ की कंपनी बना दी और 4 साल में 3000 करोड़ में बेच भी दी। और इस कंपनी के चालू होने का कारण था भाइयों का प्यार, और इस कंपनी के हिट होने का कारण है सच्चा व्यापार। कंपनी का नाम है मिनिमलिस्ट। और ये केस स्टडी तो भैया थोड़ी सी पर्सनल हो जाती है, क्योंकि ये है मेरे शहर द पिंक सिटी जयपुर की कहानी। तो भाई लोग, कैसे भाइयों के प्यार से एक कंपनी बनी, कैसे कोविड ने दो भाइयों की जिंदगी बदल दी। जहां मामा अर्थ को 100 करोड़ का टर्नओवर पहुंचने में 3 साल लगे, शुगर को 4 साल लगे, इन्होंने कैसे वो फिगर 8 महीने में टच किया। कैसे इंडिया के ब्यूटी मार्केट में जहां ऑलरेडी सैकड़ों ब्रांड है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये 4 साल में आके इतना बड़ा खेल कैसे कर गए। आज के जमाने में स्टार्टअप फंडिंग उठा के सबसे पहले क्या करते हैं, दब्बा के मार्केटिंग करते हैं और लॉस पे लॉस दिखाते हैं। और इस कंपनी ने कैसे मिनिमलिस्टिक मार्केटिंग करते हुए प्रॉफिट कैसे कमा लिया, कैसे इसके आइडिया आया, कैसे इसकी मार्केटिंग हुई, कैसे कस्टमर का ट्रस्ट जीता, और क्या है वो 7 टेक्निक या 7 स्ट्रेटजी जिसकी मदद से 4 साल में बनी 3000 करोड़ की कंपनी। ये सब बताएगा रे आपका भाई राहुल। भाई साहब, बड़े दिनों के बाद एक प्रॉफिटेबल कस्टमर फोकस्ड कंपनी मिली है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस को जानना चाहते हैं, या फिर इन्वेस्टर हैं या स्टूडेंट है या बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंस को समझना चाहते हैं, तो ये केस स्टडी आपके लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको ज्ञान तो मिल ही रहा है। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं आज के सेशन की, आज की कहानी की शुरुआत। कंपनी पे जाने से पहले फाउंडर को समझते हैं, उसके इतिहास को समझते हैं, और इससे पहले क्या करा करते थे उनको समझते हैं। फाउंडर है दो भाई, राहुल यादव, मोहित यादव। बड़े भाई मोहित यादव सीए हैं, बिजनेसमैन। छोटे भाई राहुल यादव हैं आईआईटी रुड़की से इंजीनियर, वो है टेक के बंदे, प्रोडक्ट के बंदे। तो बड़े भाई मोहित जॉब कर रहे थे और छोटे भाई इंजीनियरिंग की उस समय पढ़ाई कर रहे थे। मोहित की कंपनी ने कहा कि भैया लंदन हांगकांग शिफ्ट हो जाओ चलो। तो उन्होंने अपने भाई को फोन करके बोला, बड़े भाई अगर मैं एक बार बाहर चला गया ना तो फिर तो बाहर ही चल जाएंगे, होली दिवाली घर आना होगा, तुझसे कब मिलूंगा, कुछ ऐसा काम करें कि दोनों भाई साथ ही रह जाएं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उस समय कोई स्टार्टअप करके चीजें नहीं होती थी, उस समय होता था प्रॉपर धंधा। और उस समय फोकस ये था कि जितनी तनख्वाह मिल रही है तनख्वाह के बराबर कमाई कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। इस सोच के साथ एक बिजनेस की शुरुआत की। 2010-12 के आसपास एक किड्स का ब्रांड लॉन्च किया, 2-3 साल उसको चलाया, फिर बाद में किसी एक बड़ी कंपनी को उसको बेच के फ्री हो गए। अब उन्होंने कहा यार 3 साल चलो भाई लोग साथ रह लिए, लेकिन अब तो कंपनी बेच दी, अब फ्री हो गए, अब क्या करें, दोबारा जॉब करें। बोले जॉब करेंगे फिर अलग हो जाएंगे। उस समय उनको मिले अमित जैन जी, जो कि जयपुर के ही एक फाउंडर है car-dekho.com के। उन्होंने उनको ऑफर किया कि भैया क्या कर रहे हो, बोले यार कुछ करना है, साथ में करना है। तो इन्होंने कहा भाई कॉम्बो डील है, दोनों भाइयों को एक साथ जॉब देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो दोनों भाई आ जाओ। तो दोनों भाई ने कहा भाई जयपुर भी मिल गया, साथ में मिल गया, यही काम कर लेते हैं। तो 4 साल उन्होंने car-dekho.com में काम किया। बड़े भाई बिजनेस हेड थे, उनको 2 साल के लिए इंडोनेशिया भेज दिया। तो उन्होंने car-dekho के ओनर को बोला, एक मेरे छोटा भाई है ना, इसको भी इंडोनेशिया भेज दो, हम दोनों यही शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई इसको तो नहीं भेज पाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई भाई गाँव का प्यार, बोले इसको मेरे पास नहीं भेज रहा हूं, मैं फिर वापस आ रहा हूं। तो उन्होंने वैसा फिर वापस आए। car-dekho छोड़ने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भैया ब्यूटी और पर्सनल केयर जो मार्केट है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कुछ करते हैं। मेरे को बिजनेस की नॉलेज है भैया, तेरे को टेक की नॉलेज है, दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की फ्रीविल का काम था कि आपको पर्सनलाइज हेयर सॉल्यूशन देगी। आप हमारी वेबसाइट पे आओ, कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, उस आंसर के बेसिस से आपके लिए जो चीज बनेगी वो अलग से बनेगी और आपको दी जाएगी। ओरिजिनल प्लान क्या था, पहले ऑनलाइन बेचेंगे, फिर इनका ऑफलाइन का प्लान था, काम करेंगे जगह जगह मॉल में जैसे एटीएम होते हैं ना, उस तरह से हमारे स्टोर डाल देंगे, वहां पे बंदा क्वेश्चन के आंसर देगा, उसी के सामने उसका प्रोडक्ट बन के उसके सामने निकलेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन इंडिया का रूल ये कहता है कि अगर 2 प्रोडक्ट मिला के तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग है और वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होगी, ऐसे मॉल में कियोस्क में कर नहीं सकते। तो फिर उनको अपना बिजनेस मॉडल ही बदलना पड़ा। बोले भाई साहब कुछ और बनाते हैं, तो क्या बनाए। तो इनको एक काम करते, पर्सनलाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, कोई भी एक प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं और उसके सॉल्यूशन पे जनरल प्रोडक्ट बना के सबको बेच देते हैं। और तब उनकी कंपनी बदली और उसका नाम बना मिनिमलिस्ट। और वो है आज की हमारी कहानी की हीरो। और ये घटना घटी 2020 के आसपास, और 2024-25 में तो भैया 3000 करोड़ की डील हुई। ऐसा क्या हो गया 4-5 साल में, अब जानेंगे वो 7 स्ट्रेटजियां जिसकी वजह से ये यहां से यहां तक पहुंचा। केस स्टडी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टिप सुन लो यहीं पे, ये बोनस टिप है। शार्क टैंक के मोस्टली जितने जज बैठे हैं वो सब D2C स्टार्टअप थे, मिनिमलिस्ट D2C है, और देश में D2C में बहुत सारे काम हो रहे हैं। यानी आज की डेट में, ऑनलाइन युग में, जेनजी के युग में बिना वेबसाइट कुछ नहीं होता। और वेबसाइट बनाने में कई खर्चा भी बहुत लगता है, टाइम भी बहुत लगता है, पता भी नहीं कैसे बनेगी। मैं आपको बताता हूँ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, होस्टिंगर। ये ग्लोबल वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वेबसाइट बनाने में सुविधा देता है, और यहाँ पे वेबसाइट बनती है AI की मदद से।
आप 2 लाइन में जैसी वेबसाइट बोलनी है इसको समझा दो, ये उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बना के आपको दे देगा। आपको जो जो चेंज करना है बताते जाओ, ये करता जाएगा। आपको कोडिंग सीखने की या प्रोग्रामिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी देता है, फ्री डोमेन, अनलिमिटेड SSL। इसका डेटा सेंटर भी मुंबई में है, तो उसका फायदा क्या होगा, एक तो आपकी प्राइवेसी और एक आपका डेटा फास्ट मूव करेगा। इसके अलग अलग प्लान है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लेकिन आप जितना बड़े प्लान की तरफ जाते जाते हो आपको उतने ज्यादा डिस्काउंट मिलते जाते हैं। अगर ओवरऑल कॉस्टिंग बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करो तो आपको काफी रीजनेबल लगती है। इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो 48 महीने के प्लान में है, क्योंकि आप अगले 4 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाते हो। वैसे आपकी वेबसाइट तो यही बना ही रहा है, लेकिन आपके पास भी ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, आप उसको जरा सा क्लिक करते हुए अपने हिसाब से वेबसाइट बना सकते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। इसके प्लान्स 69 रुपए पर मंथ से शुरू हो रहे हैं और आपको अलग अलग स्केल के हिसाब से अलग अलग सुविधाएं मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो 24/7 कस्टमर सपोर्ट है और 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। समझ नहीं आए तो पैसे वापस विदाउट क्वेश्चन। इतनी सारी सुविधाएं वैसे ही रीजनेबल रेट में मिल रही है और मेरे व्यूअर्स के लिए तो स्पेशल डिस्काउंट है। RM10 या RM20 प्लान के हिसाब से करके आप एडिशनल 10% या 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं, D2C जा रहे हैं, वेबसाइट बनानी है, तो अपनी जर्नी आज ही शुरू करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं सीधे मिनिमलिस्ट की सक्सेस स्टोरी पे। उनकी सफलता का पहला कारण था ऑनेस्ट ब्रांडिंग। ये क्या होता है साहब? उन्होंने कहा यार ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में एंटर कर रहे हैं, इतने सारे ब्रांड हैं, इनके बीच में अलग कैसे दिखेंगे? तो बोले देखो इस समय क्या चल रहा है, उससे कुछ अलग बनाएंगे। तो उस समय इंडियन मार्केट में चल रहा था ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है? हर कंपनी कह रही थी हम हर्बल हैं, हम नेचुरल हैं, हम ऑर्गेनिक हैं, हम केमिकल फ्री हैं। कह रही थी, दे वही केमिकल रही थी जो हार्मफुल भी थे और जो कुछ असर भी नहीं कर रहे थे, लेकिन बस ब्रांडिंग पे, इसमें ये डालो इससे ये हो जाएगा, उससे वो डालो वो हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 79% जो ऐसे क्लेम किए जाते हैं या भ्रामक होते हैं, ये बड़ा चढ़ा के दिखाए होते हैं। कुल मिला के नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक सब अच्छा है, केमिकल सब बुरा है। इस थीम पे सब लोग काम कर रहे थे, अच्छा बुरा जो भी है। तो इन्होंने कहा भैया ऐसा है, तुम केमिकल से नफरत करते हो ना, सारे केमिकल बुरे नहीं होते, कई केमिकल अच्छे भी होते हैं। और बल्कि ये जो तुम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के बेच रहे हो, कई ऐसी चीजें वो केमिकल से भी गई बीती है। तो इन्होंने कहा हम केमिकल ही देंगे और बोल के देंगे कि भैया हम केमिकल देते हैं, हम नेचुरल ऑर्गेनिक की बात ही नहीं कर रहे। और बकायदा बोतल की पैकिंग के ऊपर ही ऊपर लिखा कि ये वाला केमिकल है, इतना प्रतिशत है, ये केमिकल ये करता है, इस केमिकल के ये फायदे हैं और इस केमिकल को ऐसे काम में लेना, एकदम ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट। ये कैटेगरी फॉरेन में थोड़ी ज्यादा चलती है, इसको कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। जैसे मान लो कि आपके कोई पिंपल हो गया, कोई एक्ने हो गया, इसके लिए केमिकल आता है, वो लिख देते हैं ये केमिकल है, एक्ने दूर करता है, लगाओ और फ्री हो जाओ। कोई फालतू बातें नहीं कर रहे, नेचुरल हर्बल की वाली। कोई क्लेम नहीं कर रहे इतने दिनों में गोरापन, उतने दिनों में कालापन, कुछ नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी की कॉपी पेस्ट कर दी, इंडियन स्किन के हिसाब से, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, इंडियन प्रॉब्लम के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत फॉर्मूले को अपडेट किया और फिर इंडिया में लॉन्च किया। कोविड के टाइम पे इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो 1000 बोतल बनाई थी, इंस्टाग्राम पोस्ट से लॉन्च की थी, उस पर लिखा था VR लाइव, और सिर्फ 1000 बोतल थी इनके पास, और आने वाले 2-3 दिन में सारी बोतल बिक गई। और लोगों ने इतना वर्ड ऑफ माउथ किया, लोगों को इतना पसंद आया कि 2 महीने में इनके सब्सक्राइबर 10,000 पार हो गए। इनफैक्ट अगर आप इनकी ईमानदारी देखोगे तो इन्होंने कहा कि हमारे जो प्रोडक्ट की पैकिंग की थीम है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी या तो काला या सफेद, हम ग्रे नहीं है, हम कुछ झूठ नहीं बोलते, सही को सही गलत को गलत बोलते हैं, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट ब्रांडिंग है। सेकंड चीज जो इन्होंने सबसे अलग करके दिखाई, प्रोडक्ट को हीरो बना के रखा। देखो ब्यूटी और पर्सनल केयर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनियां क्या करती है, ये सिर्फ अपना ब्रांड काम करती है, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं हमारे लिए ये चीज बना के दे दे, वो बना के देता है, ये अपना लेबल चिपकाती है और बेच देती है। फोकस मार्केटिंग पे होता है, ना कि बनाने पे। इन्होंने जो पैसा उठाया उस पैसे से सबसे पहले खुद की फैक्ट्री डाली, बोले चीज हम खुद बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल चाहिए, हम क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम तीसरे कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा नहीं कर रहे। और उसी समय वो जो फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी 1.5 लाख यूनिट पर डे बना सकती थी, इतनी बड़ी फैक्ट्री बना दी। अच्छा, प्रोडक्ट की R&D वो खुद करते थे कि कौन सा प्रोडक्ट डालेंगे, कितना परसेंटेज डालेंगे। जब प्रोडक्ट की R&D चलती थी, क्लिनिकल टेस्ट होते थे, उस टेस्ट के रिजल्ट इंस्टाग्राम पे लाइव करते थे, भैया देखो हमने ये चीज का टेस्ट कराया, ये आया है, सही आया तो सही, गलत आया तो गलत, पूरी ईमानदारी। इन्होंने आगे जाके 11 मिलियन और रेस किया, लगभग 100 करोड़ के आसपास इन्होंने और रेस किया, उससे और बड़ी फैक्ट्री बनाई और R&D पे ध्यान दिया। मतलब पैसा आते ही मार्केटिंग से ज्यादा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा था। इनके फाउंडर एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री में मार्जिन होता है 90%, यानी 1000 रुपए की कोई चीज अगर आपको बेची जा रही है, उसमें 100 रुपए का माल है, 900 रुपए कंपनी का प्रॉफिट है। ये टॉप ब्रांड्स ऐसा ही करते हैं। जो नॉर्मल ब्रांड भी है ना, वो भी 70 से 75% मार्जिन आराम से रखता है। इन्होंने अपना मार्जिन लिमिटेड रखा, बोले हमारा मार्जिन हम ना 90 लेंगे ना 75 लेंगे, हम 65% मार्जिन पे काम करेंगे, यानी हमारी जो 1000 रुपए की चीज है उसमें 350 रुपए का माल जाएगा।
प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकी सबकी तुलना में काफी बेटर थी। इनका जो रॉ मटेरियल था बाकी के रॉ मटेरियल की तुलना में 40 से 50% महंगा आता था। ये कहते थे भैया देखो हम बेस्ट मटेरियल ही लेंगे और वर्ल्ड में जो बेस्ट कंपनियां हैं उन्हीं से लेंगे और बेस्ट क्वालिटी का ही लेंगे। इनफैक्ट ये बोतल पे ये भी लिखते हैं कि ये मटेरियल जो हमने मंगवाया है किस कंपनी से मंगवाया है, ये तक लेवल पे लिख के देते हैं। तो प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी कर दी, खुद की क्वालिटी पे ध्यान दिया, R&D खुद कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने शुरुआत में जब कंपनी चालू हुई थी, शुरुआत के 2 महीने जितनी भी कस्टमर कंप्लेन थी इन्होंने हैंडल किए। सारी ईमेल इन्होंने पढ़ी, सारे मैसेज इन्होंने पढ़े, सारे डीएम के रिप्लाई इन्होंने किए, ताकि इनको पता लगा कि ग्राहक किस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है, किसकी कंप्लेन कर रहा है, क्या वो चाहता है, क्या पसंद कर रहा है, क्या पसंद नहीं कर रहा। उस हिसाब से अपने R&D भी करते गए, उस हिसाब से प्रोडक्ट और मार्केटिंग को इंप्रूव करते गए। तीसरा कारण इनका ये था, इन्होंने करी रियल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये क्या होता है? देखो जी, जो बेसिक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को लाखों रुपए देते हो और कहते हो हमारे लिए एक वीडियो बना दो, वो वाली मार्केटिंग इन्होंने ना पहले की ना अभी की। इन्होंने कहा हम क्या ऑनेस्ट ब्रांड है, हम हर चीज डब्बे पे लिख लिख के दे रहे हैं, तो ये काम भी ऑनेस्ट करेंगे। क्यों? एक बड़े इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी को देंगे भाई देखो इस क्रीम से मेरा पिंपल चला गया, तो पहले वो बोलेंगे देखो मेरे पिंपल था, इस क्रीम से मेरे चला गया। अब वीडियो अगर जाके देखोगे तो पहले पिंपल था ही नहीं, तो झूठ बोल रहे हो। तो हमें तो ऑनेस्ट ब्रांड चाहिए ना। तो जिन कस्टमर ने इनके प्रोडक्ट ऑर्डर किए, इन्होंने ऑर्डर जाने दिया, 3 महीने बाद उनको कॉन्टेक्ट किया कि सर आपने हमारी चीज ली थी, आपको बेनिफिट है क्या? बोले हाँ बेनिफिट है, तो आप हमारे लिए एक वीडियो बना दोगे क्या? बोले हाँ बना देंगे। जिन ओरिजिनल कस्टमर ने पैसे देके चीज खरीदी, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उन्हीं के वीडियो बना के उन्होंने चैनल पे डाले और उसकी मार्केटिंग की। तो उसका पहला बेनिफिट क्या हुआ? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो लाखों लगने थे वो नहीं लगे, प्लस रियल बंदा जब कह रहा है अपने दिल की बात तो उसका कनेक्शन अलग लेवल का है। तो जहां पे बाकी कंपनियों का मार्केटिंग स्पेंड 40 से 45% के बीच में रहता है, इनकी मार्केटिंग 25% के आसपास ही रही। जहां बाकी कंपनियों का ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, 1 से लेके 3 के बीच में रहता है कि भाई ठीक है अगर वो 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 1.5 से 2 लाख या मैक्सिमम 3 लाख तक का रिजल्ट आता है। इनका ROS 4 है, 1 लाख के एड लगाते हैं 4 लाख का रिजल्ट आता है, जो कि इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। इनका सिंपल सा कहना है भैया पैसे या तो प्रोडक्ट में लगा सकते थे या मार्केटिंग में, अब हमने मार्केटिंग में कम लगाए, प्रोडक्ट में ज्यादा लगाए, तो कस्टमर खुद मार्केटिंग कर लेता है। चौथी चीज बिजनेस एफिशिएंसी। ये क्या होता है साहब? इन्होंने प्रोडक्ट की भीड़ नहीं लगाई। जब लॉन्च किया था प्रोडक्ट, शुरुआत के 5-6 महीने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहे थे, साल भर खत्म होते होते 5-6 प्रोडक्ट लेके आए। और आज भी अगर 4-5 साल बाद अपन बात करते हैं, इनके टोटल 50-60 के आसपास प्रोडक्ट है, जाकि बाकी कॉम्पिटिटर 500-500, 600-600 प्रोडक्ट मेंटेन करते हैं। तो कम प्रोडक्ट के चक्कर में भैया स्टॉक कम रहता है, मूवमेंट फास्ट रहता है, कम कैपिटल में ज्यादा बड़ा धंधा कर लिया इन्होंने। 5वां काम जो कि मैं कहूंगा कि अंडररेटेड है, इसकी बात नहीं होती पर इसकी बात सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वो है अफोर्डेबल प्राइसिंग। देखो इंडिया में अगर किसी भी चीज को स्केल करना है, तेजी से आगे लेके जाना है, तो भैया मास तक ले जाना पड़ेगा, और मास इंडिया का कहता है भैया अफोर्डेबल दो, सस्ता दो। अब इनका प्रोडक्ट में भैया केमिकल बहुत बढ़िया क्वालिटी का डाल रहे थे, खुद की फैक्ट्री लगा रखी थी, खुद के खर्चे थे, लुक एंड फील ब्रांड का बहुत अच्छा था, इंटरनेशनल लग रहा था। ये इसको प्रीमियम ब्रांड बोल के बेच सकते थे, ये लग्जरी ब्रांड बोल के बेच सकते थे, लेकिन इन्होंने इसकी प्राइस कमी रखी, खुद के मार्जिन पे सेक्रीफाइस किया, थोड़ा मार्केटिंग को कम किया, लेकिन इसको एक रेंज में रखा। तो इनके बाकी खर्चे कम थे, इन्फ्लुएंसर के खर्चे कम थे, खुद का मार्जिन कम था, तो इन सभी चीजों के चक्कर में इसको अफोर्डेबल बन गया। तो जहां पे ऐसी चीजें 1000, 1500, 2000 में मिल रही थी, इनके प्रोडक्ट 500-600 के रेंज में तक लोगों ने कहा ले लो यार बढ़िया है। अब आता है छठा सबसे बड़ी चीज जो किसी चीज को ब्रांड बनाती है, और इसी चीज के लिए HUL ने पैसे दिए। HUL नहीं देता 3000 करोड़ किसी को, वो खुद बना लेगा ऐसा ब्रांड। इसको किस बात के पैसे मिले वो सुनना, वो है कस्टमर लव। देखो इनका प्रोडक्ट काम कर रहा था, प्रोडक्ट का असर आ रहा था, ये अफोर्डेबल थे, ये ऑनेस्ट थे, ये बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे थे, ये मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर से नहीं करा रहे थे, रियल इन्फ्लुएंसर से करा रहे थे, ये फालतू के क्लेम नहीं कर रहे थे, ये एकदम ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी थे। तो जनता को इनकी आधा पसंद आई, बोले यार इतनी भीड़ में कोई तो ईमानदार दिखा। इसलिए इनका रिपीट रेट जो कि बाजार में 15 से 20% के आसपास होता है, 100 में से 20 ही आदमी जो चीज दोबारा लेते, 80 लोग तो नई चीज ट्राई करते हैं, इनका रिपीट रेट था 60%। जो आदमी एक बार ले रहा था बार बार आ रहा था। तो कुल मिला के भाई साहब अगर आपका प्रोडक्ट बिक भी रहा है और बार बार बिक रहा है, तो HUL जैसे ब्रांड को लगता है कि भैया ये तो एकदम सेट मार्केट है। इनके जो कोर कस्टमर है, जो इनके वक्त कस्टमर है, वो तो हमेशा जिंदगी भर इन्हीं से लेंगे, यानी यहाँ पे सौदा बैठ सकता है। ये ऐसे वाले नहीं है ट्राई किया, देख के छोड़ गए, डिस्काउंट था तो ले लिया, बाद में किसी और को लेंगे, ये वो कस्टमर नहीं है, रियल फॉलोअर्स है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, 7वां द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जी, ये अपने इंस्टाग्राम के पेज पे और बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं कि इस केमिकल से ये होता है, इस केमिकल से ये होता है। इनके प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, तो इनकी सेल ऐसा नहीं कि Tier 2, Tier 1 या मेट्रो से आती है, 50% ज्यादा सेल गाँव से आ रही है, Tier 3 से आ रही है। फिर इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया, ये GCC में गए, दुबई में
खोले, वहां पे इनका काम बढ़िया चला। फिर ये साउथ ईस्ट एशिया गए, मलेशिया में खोला, वहां भी बढ़िया चला। ये यूएस में गए, यूएस इनका इंडिया के बाद सबसे बड़ा मार्केट बन गया। तो इन्होंने दिखाया कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एक जगह नहीं चल रहा, हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल चल जाएगा सब जगह। ये पहले खुद की वेबसाइट से बेचते थे, फिर नायका पे आए, फिर अमेजन पे आए। अब आज की रेट में आपको लगभग हर दुकान, हर फार्मेसी, हर जनरल स्टोर पे ये मिल जाएंगे। तो अब ये अत्र तत्र सर्वत्र, ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, मॉल में ले लो, दुकान में ले लो। इनका टर्नओवर कैसे भागा? पहले साल 21 करोड़, दूसरे साल 105 करोड़, तीसरे साल 184 करोड़, फिर चौथे साल 350 करोड़, यानी लगभग हर साल डबल हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चारों साल प्रॉफिट। पहले साल 4 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 12 करोड़ का प्रॉफिट, 5 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 11 करोड़ का प्रॉफिट। प्रॉफिट और स्टार्टअप में सुनने को ही नहीं मिलता। ग्रोथ भी है, प्रॉफिट भी है, कस्टमर का प्यार भी है। तभी एचयूएल ने कहा कि भैया ई कंपनी हमको चाहिए। इन्होंने जब सेकंड राउंड उठाया था ना 11 मिलियन का, उसी समय एचयूएल ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। तो उस समय थोड़ा स्टेक तो तभी ले लिया था, और तब से इनको ऑब्जर्व कर रही थी कि एक लड़के कर क्या रहे हैं। और जब एचयूएल ने 2-3 साल में देखा कि लड़के धमाका कर रहे हैं, तो सीधा ऑफर दिया 3000 करोड़ में भैया कंपनी बेच दो, ऑल कैश डील। और इंडिया के D2C मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी डील है 3000 करोड़। तो एक सवाल इनसे पूछा कि भाई तुमने बेचा क्यों, जब कुछ सही तो चल रहा था? इन्होंने कहा भैया देखो D2C हमने बेच दिया, ऑनलाइन हमने बेच दिया, लेकिन ऑफलाइन बेचने में बहुत जोर आएगा, और वो अलग गेम है, अलग ही दुनिया है वो। और वहां उस दुनिया का राजा है एचयूएल। एचयूएल के पास सिर्फ इंडिया में 90 लाख दुकानों तक माल जाता है एचयूएल का। उसके अलावा इंटरनेशनली 100 से ज्यादा कंट्री में अवेलेबल है। तो अगर इसको एचयूएल ने हाथ लगा दिया तो ये ब्रांड को कहां से कहां ले जाएंगे। तो हम हमारे ब्रांड की उन्नति देखना चाहते हैं, ना कि हम ज्यादा करने के चक्कर में इसको मारना। और आप अगर देखेंगे, मैंने कई पॉडकास्ट किया, मैंने एक योगा बार से पॉडकास्ट किया था जिसमें 100 करोड़ में उन्होंने अपनी कंपनी आईटीसी को बेची थी। एक हमने पॉडकास्ट किया था डॉक्टर वैद्या से, जिन्होंने अपनी कंपनी आरपीएसजी ग्रुप को बेची थी। ऑनलाइन तो हमने खींच लिया है, ऑफलाइन में आएगी दिक्कत, तो ऑफलाइन इनको ही करने देते हैं। तो आज की डेट में बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन गई है। नए स्टार्टअप आते हैं, नए प्रोडक्ट लाते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। एक लेवल के बाद पुराने प्लेयर कहते हैं ला भाई ला, मुझे दे। पुराने भी खुश, नए भी खुश, जनता भी खुश। तो ये थी मिनिमलिस्ट की केस स्टडी। आपको कौन सा ऐसा ब्रांड है जिस पे अगली केस स्टडी करनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर केस स्टडी जरूर करेंगे। होस्टिंगर का जो लिंक है वो मेरे कमेंट बॉक्स में है, वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं और अपने D2C ब्रांड की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है एचयूएल 5000 करोड़ में आपको खरीद ले।